चलिए बात करते हैं क्योंकि जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और संबोधन भी उनका होगा। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने कल भी शिरकत की थी आज भी पहुंच रहे हैं और लगभग 12 घंटे आज इसमें देने वाले हैं। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख इसमें जुटे हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं और हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी लाइव जुट गए। निर्मल जी, आज दूसरा दिन है और आज सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री इस डीजीपी आईजी पुलिस कार्यशाला में बिताने वाले हैं। हालांकि डीजीपी आईजी पुलिस कार्यशाला के लिए निर्मल जी हमेशा कहा जाता है कि एक इस तरह का थिंक टैंक ये है जिसके जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होती है और गहनता से विचार के बाद निष्कर्ष एक अच्छा निकलता है। इस बार राजधानी जयपुर उसका साक्षी बन रहा है जिसका दूसरा दिन है आज। क्या कहेंगे? जयती, सबसे पहले तो आपको सुप्रभात। देखिए जयती, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं तो सुप्रीम प्रोटोकॉल है, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर हैं, तो तमाम जो चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज सुबह नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उसके बाद 4 सेशंस होने हैं। आज चारों सेशंस के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सारी डिस्कशंस होने हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होंगे, अलग अलग डीजीपी अपना अपना प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। चारों सेशन में सबसे बड़ी बात यही है, जिसके पहले जो कल जिस तरह से अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा था कि देश के अंदर 3 नए कानून लाए जा रहे हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात थी, न्याय संहिता की बात थी और साक्ष्य संहिता की बात थी। तीनों को किस तरह से लागू होने के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा वो बता चुके थे। उन्होंने एआई का उपयोग करने की भी बात कही थी। और जहां तक साइबर अपराधों को रोकने की बात है तो आज उसके ऊपर प्रेजेंटेशन अभी चल रहा है कि किस तरह से साइबर, क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा शिकार हो रही है साइबर अपराधों का। रोजाना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइबर फ्रॉड देश के अंदर होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे साइबर अपराध होते हैं, जिस तरह से अभी वर्चुअल क्राइम हुए वो भी सब था। तो उनको किस तरह से रोका जाए उन सबके ऊपर प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन आज जो सबसे खास बात यह है कि 4 सेशंस के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 बजे के आसपास 1-to-1 संवाद करना शुरू करेंगे डीजीपीज के साथ। उसके पीछे 2 सबसे बड़ी बात है। पहला तो उनको यह कहना है कि अयोध्या में जिस तरह से 22 तारीख को बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, पूरे देश दुनिया के जितने लोग हैं वो उस तरफ उमड़ पड़े हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ सब रुक कर चुके हैं, अयोध्या की तरफ रुक कर चुके हैं, तो लाखों लोग वहां पर पहुंचेंगे। महाकुंभ से भी बड़ा महाकुंभ होगा ये, जब श्री राम लला के दर्शन करने के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो वहां कानून व्यवस्था किस तरह से रहेगी, सुरक्षा को किस तरह से पुख्ता किया जाएगा, इसके ऊपर बात होगी। लेकिन 1-to-1 संवाद यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह की कोई भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर किसी तरह की गड़बड़ ना हो। जितने भी जो घुसपैठ की साजिश करते हैं उसके बाद जो उपद्रव फैलाने के जो बहुत बड़े कारक सिद्ध होते हैं उनको किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, उनके जो अपराध करने से पहले ही अपराधियों की किस तरह से धरपकड़ की जाए, साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए, जो संगठित अपराध है उसको किस तरह से रोका जाए, इस तरह के तमाम प्रेजेंटेशन है। लेकिन जब 1-to-1 संवाद होगा तो उसमें हर एक डीजीपी से यही पूछा जाएगा, खासकर उन डीजीपी से जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, जहां पर लोकसभा में भी भाजपा का प्रतिनिधित्व उन राज्यों से बहुत कम है। तो ऐसे राज्यों पर विशेष फोकस है कि वहां के आंतरिक हालात कैसे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और जब तीनों नए कानून आएंगे तो उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 1-to-1 संवाद में 4 से 5 मिनट एक डीजीपी बोलेंगे। इसमें रात को 9 बजे तक का वक्त लग सकता है। लेकिन इस सबसे एक बात जरूर सामने आ जाएगी, पूरे देश भर के अंदर किस तरह के हालात है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां जिस तरह के पिछले दिनों हालात रहे उनको किस तरह से काबू किया जाए। खाड़ी की अगर हम बात करें, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां जब से नया एक 370 समाप्त की थी उसके बाद के हालात क्या है और आगे किस तरह से नए कानूनों को वहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। पश्चिमी राज्यों की बात करें, खासकर जो पाकिस्तान से लगते राज्य हैं, खासकर गुजरात और राजस्थान की बात करें तो उनमें हालात किस तरह हैं, सामरिक स्थितियां कैसे और उनको आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से उनको कैसे पुख्ता किया जाए, इन सब पे बात होगी। तो 1-to-1 संवाद के माध्यम से यही जानने की कोशिश की जाएगी कि हर राज्य के हालात कैसे हैं। वहां के डीजीपी उस पर 1-to-1 संवाद करेंगे, वहां के जो आईजीज जो आए हुए हैं वो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे और इसी बात को ध्यान में रखा जाएगा कि अंतर्राज्यीय संबंध मतलब आपस में किस तरह से समन्वय बनाया जाए। क्योंकि अब तक ये देखने को मिला है, खास जिस तरह की बंगाल में घटना हुई थी और मैं कल भी जैसे मैंने बताया था कि सीबीआई को बंगाल के बाद बहुत सारे राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी और राजस्थान ने नई पहल करते हुए 2 दिन पहले ही जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें राजस्थान में इस रोक को हटा दिया। तो उसमें किस तरह से अंतर्राज्यीय जो क्रिमिनल डेटा है उसको कैसे एक दूसरे से म्यूचुअली ट्रांसफर किया जाए, इंटरनेशनल हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं उनका डेटा किस तरह से डेटा रजिस्टर तैयार किया जाए, उसके ऊपर उनकी कार्रवाई की जाए, अपराध को पनपने से पहले किस तरह से रोका जाए, बहुत सारी चीजें। खासकर संचार, अगर हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को, संचार का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है मॉडर्न पुलिसिंग के अंदर, इन सब के ऊपर चर्चा होगी। और मोदी जब 1-to-1 संवाद करेंगे तो उसमें यही जानने की कोशिश की जाएगी हर राज्य के हालात कैसे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले वो जो फीडबैक मिलेगा उसको किस तरह से केंद्र सरकार उपयोग करेगी वो भी देखना होगा। और निश्चित तौर पर राजस्थान की धरती से जब ये 3 दिन का जब संवाद, एक दिन कल हो चुका, आज ये कॉन्फ्रेंस चल रही है और कल इसका जब समापन होगा तो निश्चित तौर पर तीनों जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून आ रहे हैं, देश के स्तर पर जो कानून लागू
लागू होंगे उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है। इसके साथ साथ मॉडर्न पुलिसिंग का जो एक यहाँ से श्वेत पत्र जारी होगा, व्हाइट पेपर जब प्रकाशित किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात होगी कि हमारी धरती को चुना, हमको एक प्लेटफॉर्म मिला कि यहाँ 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस को हम आयोजित कर सकें। और कल जिस तरह से देखा आपने, लगातार गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उसके बाद उनका उद्बोधन है, तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि राजस्थान को क्यों चुना गया। ये तो पावनों की धरती है, यहाँ पर पावनों को भगवान माना जाता है। यहाँ की जैसी आओ भगत, यहाँ की जैसी शांति प्रियता, यहाँ का जैसा मेलजोल, हॉस्पिटैलिटी और कहीं देखने को नहीं मिलती। तो राजस्थान की धरती को चुना, नई सरकार है, उसकी भी परीक्षा थी, बहुत शानदार आयोजन किया भजनलाल सरकार ने, तो निश्चित तौर पर वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज एक बार मैं फिर बता दूं, जब दोपहर में 1-to-1 संवाद होगा और देर शाम तक जो 1-to-1 संवाद चलेगा, तो निश्चित तौर पर उससे पूरे राज्यों का खाका खींच लिया जाएगा कि वहाँ की पुलिस की व्यवस्था क्या है, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा के हालात क्या हैं, वहाँ के हालातों से किस तरह से निपटा जाएगा, किस चीज की जरूरत है। पुलिस के अत्याधुनिकीकरण की बात है, पुलिस का आधुनिकीकरण जो है, अत्याधुनिक तकनीक का वो इस्तेमाल कर पाए, नए नए उनको हथियार दिए जाएं ताकि वो क्राइम और क्रिमिनल से निपट सकें। और सबसे बड़ी खास बात, मोदी आज ये मैंडेट भली बात ही दे देंगे अपने स्तर पर कि पुलिस को देख करके आपका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, पुलिस को देख करके आप में भय नहीं होना चाहिए। पुलिस का भय तो अपराधी में हो, आम जन में नहीं। तो निश्चित तौर पर तमाम बातें होंगी और जब 1-to-1 संवाद के बाद जब फीडबैक आएगा तो लोकसभा चुनाव में भी केंद्र सरकार उसके हिसाब से काम करेगी और चुनाव के बाद के जो हालात होंगे, देश के अंदर किस तरह से तीनों कानून लागू हों, देश की सुरक्षा को और किस तरह से पुख्ता किया जाए, आतंकवाद से किस तरह से निपटा जाए, संगठित अपराधों से किस तरह से निपटा जाए, एजेंसीज के जो अलग अलग जो हमारी गुप्तचर एजेंसी अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं, उनके जो बड़े उच्च अधिकारी हैं पुलिस के और दिल्ली पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं और जो खुद केंद्र सरकार के उसमें लगे हुए हैं अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो जुड़े हैं, उन सबसे इसी बात के लिए फीडबैक लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से तीनों कानून लागू हों, आने वाले दिनों में सुरक्षा को किस तरह से पुख्ता किया जाए, खासकर लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और चुनाव के बाद जब दोबारा से सरकार, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, दोबारा से सरकार और जिस तरह की तैयारी है मोदी सरकार की कि वो संभवतः है जिस तरह की तैयारी है और राजस्थान में भी देखने को मिला कि क्योंकि फेसलेस चुनाव हुए, किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, उसके बावजूद अगर मोदी के नाम पर 115 विधानसभा सीटें आ सकती हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार यही देख रही है कि तीसरा कार्यकाल मोदी का किस रूप में होगा। तो ये तमाम बातें हैं, इनको लेकर के ये जो कॉन्फ्रेंस है 3 दिन की, ये मील का पत्थर साबित होगी। इसमें से निकलने वाला जो जीस्ट है वो निश्चित तौर पर न केवल सियासी तौर पर उसका उपयोग होगा, बल्कि देश में पुलिस के आधुनिकीकरण, मॉडर्न पुलिसिंग में सुधार और पुलिस की व्यवस्था कितनी पुख्ता हो, उसमें ये बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आज दूसरा दिन है, आज सबसे अहम दिन है जब मोदी 1-to-1 संवाद करेंगे और कल जब समापन होगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। निर्मल जी, ये बताइए, ये कहना कितना मुनासिब होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं इसमें, राजधानी जयपुर पहुंचे हैं, कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चर्चा करना, उनका कहना है कि न्याय पर जोर दिया जा रहा है और फिर उसके बाद भी बेहतर पुलिसिंग के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को उत्कृष्ट सेवा के पुलिस मेडल्स दिए जाना, 3 थानों को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के तौर पर नवाजा जाना, पीठ थपथपाना। तो किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए जब पीठ थपथपाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, तो एक जो हेल्दी प्रतिस्पर्धा है बेहतर कानून व्यवस्थाओं को डिलीवर करने की जनता तक, वो भी इससे उत्पन्न होती है। जो थिंक टैंक है वो इस दिशा में भी काम करता है कि किस तरह से सर्वश्रेष्ठ किया जाए, एक हेल्दी कंपटीशन रहे हर राज्य में। बिल्कुल जयती, देखिए साफ तौर पर कहना है नरेंद्र मोदी का या अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं होनी चाहिए पुलिस की, या किसी राज्य या किसी एक प्रकोष्ठ भर के लिए निष्ठा नहीं होनी चाहिए, उसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। एक पुलिसकर्मी का पहला धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, उसके राष्ट्र में रहने वाले उन आम नागरिकों की सुरक्षा, आम नागरिकों के जान माल की सुरक्षा, आम नागरिक के जो मूल अधिकार है उनकी सुरक्षा। तो ये सर्वोपरि है। तो निष्ठा किसके प्रति हो? राष्ट्र के प्रति। और राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा होगी तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल एक स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकेंगे, कि बिल्कुल एक स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर काम करेंगे। आपका जो सोच होगी वो इतनी व्यापक होगी कि आपको लगता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूं, खासकर एक पुलिस अधिकारी जब वो डीजी के लेवल पर पहुंचता है, यानी किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा अगर पुलिस अधिकारी होता है तो वहां का महानिदेशक होता है, उसके बाद महानिरीक्षकों का नंबर आता है, तो इनके बाद फिर बचा क्या? एक डीजी और एक महानिरीक्षक, अगर उनकी सोच कभी संकुचित नहीं होनी चाहिए, उनकी सोच व्यापक होनी चाहिए, राष्ट्र हित में चाहिए और उनकी निष्ठा राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। तो यही उन्होंने अपना मैंडेट भी दिया। और निश्चित तौर पर पुलिस थानों को पुरस्कृत करना या पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करना, उनकी पीठ थपथपाना, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक हेल्दी कंपटीशन है, जैसा आपने भी कहा कि एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आपस में पुलिस कर्मियों में। जब वो वर्दी पहनते हैं, उनके कंधे पर जब सितारे सजते हैं, जब वो पुलिस की बैट लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस बात की शपथ लेते हैं कि मैं राष्ट्र की और राष्ट्रवासियों की रक्षा करूंगा। तो जो इस रक्षार्थ, राष्ट्र की रक्षार्थ, राष्ट्र में रहने वाले लोगों की रक्षार्थ जो बेहतर
बेहतर काम करेगा, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मैंने आज ये अच्छा किया तो क्यों ना मैं इससे ज़्यादा अच्छा करूं। और वही बार बार उनको दिखाने की और समझाने की कोशिश की जा रही है कि हेल्दी कंपटीशन होगा तो कानून व्यवस्था भी पुख्ता रहेगी, आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत रहेगी और एक दूसरे को प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। जैसे जैसे वो काम करेंगे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। और सारे आईजीज को, डीजीज को भी ये कहा गया है कि आप एक ऐसे आप लीडर हैं जिसके पीछे एक पूरे राज्य की एक पूरी पुलिस फोर्स होती है। अगर एक लीडर का मनोबल कम होगा तो पुलिस का भी मनोबल, पूरे जो पूरे जवान है, जो पूरा कुनबा है वहाँ पुलिस का, उसका भी मनोबल टूटेगा। तो कोशिश क्या करनी है आपको अपने वहाँ का वातावरण सुदृढ़ रखना है। एक बेहतर नायक के तौर पर आपको उभर कर आकर न केवल राज्य के में कानून व्यवस्था की और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करनी है, बल्कि पूरे देश में भी आपको उसके लिए योगदान देना है। और आपका इंटेलिजेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि आपस में अंतर्राज्यीय आपका जो समन्वय हो तो बेहतर है ही, साथ ही साथ आपका नेटवर्क इतना अच्छा हो कि आपको राज्य तक ही वो सूचना सीमित नहीं है कि फला राज्य के अंदर इस तरह के कोई वारदात हो सकती है, कोई इस तरह का इनपुट मिला है, उस इनपुट को आप गृह मंत्रालय से भी शेयर करें, ऐसी तमाम जो बड़ी एजेंसी उनसे भी शेयर करें ताकि उस क्राइम को होने से पहले ही रोका जाए और इस तरह की मिसाल पेश की जाए कि दोबारा कोई इस तरह का साहसी ना करे कि इस तरह का क्राइम हो। तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस में किस तरह के नवाचार होने, किस तरह से नए जो कानून है उनको लागू करना है, किस तरह से तमाम बातें होंगी। तो ये 1-to-1 फीडबैक के बाद और निकलेगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक बहुत बड़ी वैश्विक शख्सियत है, जब एक डीजीपी से 1-to-1 संवाद करेंगे तो उस डीजीपी के जीवन में इस तरह का पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री उनसे 1-to-1 संवाद करें। तो निश्चित तौर पर इससे उनका मोराल तो बढ़ेगा ही, उससे उनका उत्साह बढ़ेगा, उससे उनको निश्चित तौर पर उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्रोत्साहन मिलेगा तो जब आदमी प्रोत्साहित होता है तो निश्चित तौर पर उत्साहित होता है तो बहुत नया कुछ करने की कोशिश करता है, अपना 100% से ज्यादा देने की कोशिश करता है। तो 1-to-1 संवाद के माध्यम से दो ही चीजें साधी जा रही हैं। एक तो सबका मनोबल बढ़ाया जाए, पुलिस की पीठ थपथपाई जाए कि आप जो काम कर रहे हो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो, और उनको यह भी समझा दिया जाए कि आगे इस तरह के कानून आ रहे हैं उनको जनता प्रभावित ना हो, उनको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि दंड शब्द नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर, अब न्याय चलेगा। पहले दंड व्यवस्था होती थी, अब न्याय व्यवस्था की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह शाब्दिक बदलाव नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव है। उस शब्द के मायने बदल गए, उस प्रक्रिया के मायने बदल गए। एक तो दंड संहिता और एक न्याय संहिता, दोनों में बहुत अंतर है। दंड हमेशा आपको भय आपके अंदर पैदा करता है और न्याय आपको हमेशा विश्वास दिलाता है, आपको और ज्यादा सजग और मजबूत करता है कि हाँ आपके साथ न्याय होने जा रहा है। और दूसरा, अगर दंड का प्रावधान करते तो वो भयात्मक है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं जिनको समझाने की कोशिश की गई है। इनके कानूनों के नाम बदलने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जनता में इस तरह का विश्वास हो। और हम तो चूंकि कहते हैं ना कि वैदिक संस्कृति तो हिंदुस्तान से यहीं से निकली हुई है, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अगर हम दे रहे हैं तो विश्व को एक नई पुलिस व्यवस्था भी हम ही देने जा रहे हैं। हो सकता है दूसरे देशों में किस तरह से आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरह की पुलिसिंग की व्यवस्था आज के बाद देश के अंदर लागू होगी वो एक मिसाल बन जाएगी। दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो हमको फॉलो कर पाएंगे और हम बताएंगे कि दंड से सब कुछ नहीं होता, न्याय से ही सब कुछ होता है। न्याय हमेशा जीतता है, न्याय जीतता है और न्याय की हमेशा जीत होगी। तो ये सब समझाया जाएगा, 1-to-1 संवाद होगा। अब देखना यह है कि जब संवाद शुरू होगा उसके बाद कितना डीजीपी से आज संवाद हो पाता है और किस तरह का इनपुट सामने निकल करके आता है। जय हिंद। बिल्कुल निर्मल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।